नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है प्राचीन संस्कृतियों से। जो भी प्राचीन समय की प्राचीन भारतकालीन जो संस्कृतियां रही हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन संस्कृतियां। प्राचीन संस्कृति जो है, इन प्राचीन संस्कृतियों को डिसाइड करने के लिए या फिर इनको विभाजित करने के लिए दो प्रकार के आधार माने गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, इनमें से पहला जो इतिहास है या पहला जो आधार है इन संस्कृतियों को विभाजित करने का, वो माना जाता है लेखन कला को, और दूसरा जो आधार माना जाता है वो माना जाता है तकनीक को या टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्राचीन संस्कृतियों को दो आधारों पर डिवाइड करते हैं। एक आधार आता है लेखन कला और दूसरा आधार आता है तकनीक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी हेडिंग रहने वाली है, मतलब यहाँ पर विभाजन दो प्रकार से रहने वाला है। एक तो होगा लेखन कला और दूसरा जो आधार होने वाला है वो है हमारा तकनीक। तो इन दो आधारों पर प्राचीन संस्कृतियों को विभाजित किया गया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें लेखन कला के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों को किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो यहां हम देखते हैं कि लेखन कला के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां जो हैं इनको फिर तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो पहली जो विभाजन है लेखन कला के आधार पर उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो विभाजन आता है उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अरे ये क्या प्रॉब्लम है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और नेक्स्ट जो है वो कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। या फिर हिस्टोरिकल एज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लेखन कला के आधार पर यहां इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करें हम तकनीकी आधार पर इतिहास को किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो तकनीक के आधार पर जो मनुष्य के समय जो मतलब प्राचीन जो मनुष्य था उसके समय जिन औजारों को जिन उपकरणों को प्रयोग किया गया था, चाहे वो पत्थर के हों, चाहे वो तांबे के हों या फिर आपके लोहे के हों, तो जिस तकनीक के मतलब जिन चीजों का जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है उन उपकरणों के प्रयोग के आधार पर यहाँ तकनीक के आधार पर जो है प्राचीन संस्कृतियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे पहली हमारे सामने आती है पाषाणकालीन सभ्यता या पाषाण युग। पाषाण युग, इसको हम स्टोन एज भी कह सकते हैं या फिर इसको लिथिक एज भी कहा जाता है। दूसरा जो विभाजन आता है वो आता है कांस्य
युग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्रॉन्ज एज। और जो फाइनली तीसरा जो विभाजन आता है वो आता है लोह काल। लोह काल मतलब आयरन एज। तो इस प्रकार से तकनीक के आधार पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है और लेखन कला के आधार पर जो है इसको विभाजित किया गया है 3 पार्टों में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है आधार माना है लेखन कला को, मतलब यहाँ कहीं न कहीं संबंध जो है लिखने की कला से या लिपि से होने वाला है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम उस कालखंड को रखते हैं जो अतीत का गुजरा हुआ कालखंड है, जिसमें हमें उस समय की जानकारी के केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हों, लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ये है कि इस समय का जो मानव था उसने लिखने की कला से वो पूरी तरीके से अपरिचित था, उसने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। और इस अब सवाल ये उठता है कि जब लिखने की कला को इसने नहीं सीखा था तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। तो यहाँ पर जब प्राचीन समय के मनुष्य के द्वारा जो उपकरण यूज किए गए थे, जो कि आपके मोस्टली प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के उपकरण यूज किए गए थे, तो इन पत्थरों के उपकरण जो उनके द्वारा यूज किए गए थे उनके आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। इन उपकरणों के आधार पर ही हम इनको जानने में सफल हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जब मनुष्य ने लिखने पढ़ने की कला को विकसित कर लिया था, लेकिन उस लेखन कला को वर्तमान में अभी तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। और ऐसा जो समय है वो आपके काउंट किया जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमें पता है कि वहां लिपि के प्रमाण मिले हैं, उनकी मोहरों पे हमें लिपि के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा उनके बर्तनों पे लिपि के प्रमाण मिले हैं, वहां हमें उनके जो साइन बोर्ड भी मिले हैं उन पे भी लिपि के प्रमाण मिले हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और इसीलिए हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। अब यहाँ पर जो इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, वो हमारे पास में केवल पुरातात्विक स्रोत होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम इन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस अतीत के उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखने पढ़ने की कला को विकसित कर लिया था, और वर्तमान में हम उनके द्वारा जो लिखा गया है, उनकी जो लिपि है उसको पढ़ भी चुके हैं। मतलब हम उस लेखन कला को पढ़ने में सक्षम हैं, इनकी लिपि को पढ़ने में सक्षम हैं। और जहां पर हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, उस काल को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तकनीक के आधार पर हम जो है आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इन 3 चीजों के बारे में लिख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को लेकर। प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिकल एज। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस कालखंड के अंतर्गत या अतीत का वह कालखंड, अतीत का वह कालखंड जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक
स्रोतों से ही प्राप्त होती हो। ठीक है, अतीत का वह कालखंड जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती हो। अर्थात इस समय के मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस समय के मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और इसकी जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल अतीत का वह कालखंड जिसमें मानव ने लेखन कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परंतु वर्तमान में इसे पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें अतीत का वो कालखंड होता है जिसमें मानव ने लेखन कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन वर्तमान में इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इस कालखंड के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी इस काल की जानकारी के लिए भी हम केवल पुरातात्विक
स्रोतों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में लिख लेते हैं। अतीत का वह कालखंड जिसकी जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है हो। ठीक है, उससे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि इस समय के मानवों ने लेखन कला का विकास कर लिया था और इसे पढ़ा भी जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत महाजनपद काल से अथवा 600 ईस्वी पूर्व से होती है। ठीक है, तो भारत में ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है महाजनपद काल से, या फिर ये कहें 600 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लेखन कला के आधार पर विभाजन। अब हम बात करने वाले हैं तकनीकी आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया गया है, और तकनीकी आधार पर जो विभाजन किया है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तकनीकी आधार पर जो विभाजन किया है उसको त्रियुग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर त्रियुग प्रणाली। ठीक है, तो त्रियुग प्रणाली के बारे में हम जो है अभी बात करेंगे। त्रियुग प्रणाली, और इस त्रियुग प्रणाली में जो हम देखते हैं तकनीक के आधार पर पहला विभाजन किया गया है उसे कहा गया है पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्य युग, और फिर हम बात करने वाले हैं लौह युग के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, और आयरन एज, इन तीन नामों से जो है त्रिकाल प्रणाली को जाना जाता है।
अब सवाल उठता है कि इस त्रिकाल प्रणाली जो है या त्रियुग प्रणाली जो है, इस त्रियुग प्रणाली को देने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं एक व्यक्ति जिन्होंने फाइनली इस प्रणाली के बारे में बात की, वो थे सीजे थॉम्पसन। ठीक है, लेकिन सीजे थॉम्पसन जो है इनसे भी पहले एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है पीएफ सुहम। और पीएफ सुहम जो है इनके द्वारा 1776 ईस्वी में इस त्रियुग प्रणाली को दे दिया गया था। इस पीएफ सुहम या पीएफ सूम ने क्या किया था, डेनमार्क के अंतर्गत एक कोपेनहेगन संग्रहालय है। इस कोपेनहेगन संग्रहालय में प्राचीन संस्कृति के व्यक्तियों के द्वारा या लोगों के द्वारा जो उपकरण यूज किए गए थे, जो औजार यूज किए गए थे, उन उपकरण और औजारों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया और उनके अध्ययन के आधार पर इसने यहाँ पर इन प्राचीन संस्कृतियों को 3 भागों में विभाजित करने का कार्य किया। और वो 3 भाग थे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, आगे चलकर इसी क्षेत्र में काम किया जाता है सीजे थॉम्पसन के द्वारा। सीजे थॉम्पसन क्या करते हैं, इसी कोपेनहेगन संग्रहालय के अंदर जो उपकरण रखे हुए थे, इन उपकरणों का अध्ययन करते हैं और इनका अध्ययन 1816 से 1825 ईस्वी के मध्य तक यहाँ पर ये अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में फाइनली ये 1836 ईस्वी में लगभग इसी प्रकार का विभाजन बताते हैं जैसा कि आपके पीएफ सुहम ने बताया था। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा लगभग सेम ही वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएफ सुहम। पीएफ सुहम या पीएफ सुम। ठीक है, पीएफ सुम इनके द्वारा 1776 ईस्वी में डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे उपकरणों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। इस प्रणाली अथवा विभाजन को त्रियुग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पीएफ सोम की बात हो चुकी है 1776 ईस्वी के। इसके बाद में आते हैं सीजे थॉम्पसन। सीजे थॉम्पसन इसके द्वारा 1816 से 1825 ईस्वी के मध्य कोपेनहेगन संग्रहालय
कि उपकरणों का अध्ययन किया गया और इसके आधार पर पर 1836 ईस्वी में इन संस्कृतियों का विभाजन PF सुहम के समान किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सीजे थॉमसन ने भी PF सुहम की बातों का समर्थन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके यहाँ पर इतिहास या फिर ये कहें कि प्राचीन जो संस्कृतियां हैं वो तीन भागों में दो आधारों पर जो है विभाजित कर दी गई। एक तो लेखन कला का आधार हो गया और दूसरा तकनीक का आधार हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ये जो संस्कृतियां हैं इनमें प्रागैतिहासिक काल या फिर हम ये कहें कि पाषाण काल। इस पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल जो है इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल अथवा पाषाण काल। ठीक है, तो यहां हम जो है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पाषाण काल कह दो या प्रागैतिहासिक काल कह दो, लगभग एक ही बात हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है इसके अंतर्गत हम जो है पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि पाषाण काल। अब क्योंकि पाषाण काल बहुत बड़ा काल रहा है, अब पाषाण काल बहुत बड़ा काल रहा है तो सीधी सी बात है कि इसमें समय के अनुसार बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए होंगे। इनके उपकरणों में परिवर्तन आया होगा, इनके क्लाइमेट में भी परिवर्तन आया होगा और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदली होगी। ठीक है ना, इनके रहने के खाने पीने के तरीकों में भी परिवर्तन आया होगा। तो उसी के आधार पर यहाँ जो है इस पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहला हम बात करने वाले हैं पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को लेकर, पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल को लेके, और तीसरा हम बात करने वाले हैं नव पाषाण काल। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस तरीके से पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसका समय 25 लाख से और 20 लाख, मतलब कुछ विद्वान इसको 25 लाख से शुरू मानते हैं और कुछ जो है 20 लाख से शुरू मानते हैं। ठीक है ना, लाख वर्ष पूर्व या ईस्वी पूर्व हम इसको कहें, ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के मध्य का जो समय है वो है हमारा पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो ये आता है 12,000 से
और 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल जो है ये बहुत छोटा समय रहा है और इस समय को जो है नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल दोनों के बीच का एक संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के अंतर्गत हमें पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों ही समय के हमें जो है इनके औजारों में विशेषताएं देखने को मिलती हैं। फिर आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है ये प्रारंभ होता है 10,000 ईस्वी पूर्व से और 3,000 ईस्वी पूर्व के मध्य से ये प्रारंभ मतलब के मध्य ये समय रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो है इसका विभाजन कर दिया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है पाषाण काल एक बहुत लंबा समय हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अब सीधी सी बात है, इसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन रहे होंगे। तो इतिहासकारों ने इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, इन 3 भागों में जो है सबसे पहला भाग आता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। और सबसे लास्ट में आता है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, इन 3 कालों में जो है पूरा पाषाण काल को इतिहासकारों ने विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो मोटा मोटा समय लिया जाता है निम्न पूरा पाषाण काल का, वो माना जाता है 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके और 9 लाख वर्ष पूर्व के अंतर्गत जो है निम्न पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ होता है 9 लाख ईस्वी पूर्व से और 40,000 ईस्वी पूर्व के मध्य ये समय हमारा जो है रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। तो उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो हमारा 40,000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 12,000 ईस्वी पूर्व के यहाँ पर जो है खत्म होता है। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर हमने पूरा पाषाण काल को जो है विभाजित कर दिया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का विभाजन। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इस पूरा पाषाण काल जो है या प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल क्या, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल की खोज किस प्रकार से होती है? क्या एक व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई या फिर इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे? ठीक है, तो इस मामले में हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इस खोज से संबंधित जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे और उनका क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल की खोज से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जिनके बारे में बात करेंगे वो है हमारे
डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था, डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले के जो है लिंगशुगुर नामक एक स्थान है, इस जगह से इन्होंने प्रागैतिहासिक कालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, तो डॉक्टर प्राइम रोज जो है, इन्होंने 1842 ईस्वी में, ठीक है, 1842 ईस्वी में इनके द्वारा जो है कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के औजार या फिर हम कहें उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें याद रखना है प्राइम रोज को। ठीक है, प्राइम रोज जो है 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से इन्होंने प्रागैतिहासिक कालीन औजार प्राप्त किए थे। इस कड़ी में जो दूसरे व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है जॉन इवांस। ठीक है, जॉन्स इवांस ने क्या किया, इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, तो जबलपुर में बहने वाली नर्मदा नदी के किनारे या उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उस आसपास के क्षेत्र से इनके द्वारा जो है कई सारे उपकरण खोजे गए थे, और इन उपकरणों के ऊपर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 1853 ईस्वी में प्रकाशित की थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसकी मानी जाती है। ठीक है, तो जॉन इवांस जो है, इन्होंने जो है जबलपुर भी कहाँ है आपका, एमपी, तो जबलपुर में नर्मदा नदी के आसपास नर्मदा नदी के आसपास से प्राप्त पाषाण उपकरणों पर 1853 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, ये एक काफी बढ़िया और ठीक ठाक इनकी एक उपलब्धि रही थी। इसके बाद में तीसरे जो व्यक्ति आते हैं वो है मीडूस टेलर। मीडूस टेलर जो है, इनके द्वारा 19वीं शताब्दी का जो अंतिम भाग था, मतलब अंतिम प्रहर हम जिसको कह सकते हैं, अंतिम हिस्से में इनके द्वारा कृष्णा नदी जो है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, इस आसपास के क्षेत्र से महापाषाणकालीन कब्रें जो हैं, उनसे संबंधित इनका जो है कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे उनको, और इनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हालांकि ये आपके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि महापाषाण काल जो है वो थोड़ा बाद का है, लेकिन यहाँ से फिर भी इसने इस ऐतिहासिक क्रम में काफी ठीक ठाक भूमिका निभाई थी। तो मीडूस टेलर जो है, इन्होंने
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृष्णा नदी के आस पास के क्षेत्र से प्राप्त उपकरणों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है रहे हैं, प्राइमरोज, जॉन इवंस और मिटोस टेलर। ठीक है, इनके बाद में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। और रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो है उनकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। ये है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। बहुत ही कमाल का व्यक्ति था। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड प्रारंभिक समय की बात करें तो ये व्यक्ति जो है, इनका जन्म 22 सितंबर 1834 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था। एक बेसिक सा परिचय ले लेते हैं। जन्म 22 सितंबर 1834 ईस्वी को हुआ और उसके बाद में जो है इस व्यक्ति के द्वारा भारत में आके और भारत में जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसको ज्वाइन किया गया और ये इन्होंने ज्वाइन किया था 1858 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जिसमें खासकर मद्रास का जो हिस्सा आता है, इस मद्रास से इनके द्वारा जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित या स्पष्ट रूप से जो हम कह सकते हैं कि जिसे चिन्हित किया जा सके या जिसकी पहचान की जा सके, ऐसा एक निम्न पुरापाषाण कालीन औजार इनके द्वारा खोज लिया गया, जिसको हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक इनकी बहुत बड़ी देन रही है। ये खोज की गई थी इनके द्वारा 1863 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत के पुरापाषाण काल के क्षेत्र में इनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जाने की वजह से इनको भारत के पुरापाषाण काल का जनक जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये हुआ था आपका 22 सितंबर 1834 ईस्वी को। ठीक है, और इनका जन्म जो है ये हुआ था आपके ब्रिटेन में। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग हो गया, सॉरी। यहाँ ये 12 नहीं 18 सितंबर होगा। ठीक है, हाँ, तो 18 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ये जो है भारत में भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, इनकी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने जो है भारत के प्रागैतिहासिक काल
भारत के प्रागैतिहासिक काल की खोज में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, और अहम भूमिका निभाई, और इसी क्रम में इन्होंने जो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स या हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, अहम भूमिका नहीं, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स 1863 ईस्वी में खोज निकाला। ठीक है, और इसकी इन्हीं विशेषताओं की वजह से, या हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में इतनी जो खोज की गई थी, रिसर्च की गई थी, इनकी वजह से इसको जो है भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इसी भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा यहाँ से खोज किया गया था, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है ये हमारे कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जो है रॉबर्ट ब्रूस वुड के बारे में ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस वुड से यदा कदा प्रश्न बन जाते हैं और बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को ये जानकारी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस वुड के बाद में 1935 ईस्वी के लगभग की अगर हम बात करें तो 1935 ईस्वी में यहाँ हमारे भारत में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक अभियान दल आया था, और उस अभियान दल का नेतृत्व जिसने किया था वो नेतृत्व किया था टेरा और पीटरसन ने। ठीक है, और टेरा और पीटरसन जो है इनका यहाँ पर जो है शिवालिक के आसपास का जो क्षेत्र था, शिवालिक के आसपास के जो क्षेत्र की तलहटी थी, उस तलहटी में पोतवार के पठार पर इनका जो द्वारा जो है अच्छा खासा रिसर्च किया गया था, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जानकारी एक ऐड कर लेते हैं हम यहाँ रॉबर्ट ब्रूस वुड के बारे में। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम जो है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं जगह नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो हम इनकी एक पुस्तक का नाम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। इनकी पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया।
इस नाम से इनकी पुस्तक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डी टेरा और पीटरसन के बारे में। टेरा और पीटरसन, टेरा और पीटरसन कौन थे ये? तो ये लोग जो हैं 1935 में ब्रिटेन से भारत आए। एल, अच्छा यहां पर मैंने एक चीज देखी है, यहाँ कुछ पुस्तकों में एल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लिख रखा है, कहीं पर येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने गूगल किया तो वहां पर विकिपीडिया इसको एल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दिखाता है, और इसके अलावा केसी श्रीवास्तव की पुस्तक भी इसको एल जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बताता है। एल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल के नेतृत्व करता थे। ठीक है, डी टेरा और पीटरसन जो है वो 1935 में ब्रिटेन से भारत आए एल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दल के नेतृत्वकर्ता थे। इन लोगों के द्वारा शिवालिक क्षेत्र की तलहटी में कोतवार के पठार का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। डी टेरा और पीटरसन, इनके बाद में जिस व्यक्ति को हमें ध्यान रखना है वो आते हैं हमारे पिगट, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट क्यों इंपॉर्टेंट हैं? इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस पुस्तक के लिखे जाने के बाद में जो है पुरातात्विक खोज जो है उनका एक नई दिशा मिली थी, और इसलिए ये स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखन के बाद पुरातात्विक खोजों को नई दिशा मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है इसके बारे में ध्यान रखना है, स्टुअर्ट पिगट के बारे में। यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल को लेके, और वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से जो है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें स्थायी हो जाएं दिमाग में।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी प्राचीन संस्कृतियों को, और प्राचीन संस्कृतियों में हम इनको किस प्रकार से विभाजित करते हैं, किन आधारों पर विभाजित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी लेखन कला के आधार पर किस तरीके से विभाजित किया गया था। लेखन कला के बारे में हमने बात की थी कि इतिहास को जो है या फिर प्राचीन संस्कृतियां जो है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वही हमने तकनीकी आधार पर जो है प्राचीन संस्कृतियों को 3 भागों में विभाजित किया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की थी। प्रागैतिहासिक काल जो है इतिहास का वो कालखंड होता है जब मनुष्य ने लिखने की कला को विकसित नहीं किया था, और इस समय की जानकारी जो है केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होती है। ठीक है। फिर हमने बात की थी आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब वो समय जब लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन उसे वर्तमान में अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। मतलब यहां पर भी हमें जानकारी चाहिए तो वो मिलेगी केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। ठीक है। और इस कालखंड के अंतर्गत जो है हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया था, और इसको हम प्रॉपर तरीके से वर्तमान में पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काल शुरू होता है महाजनपद के काल से, या फिर हम कह सकते हैं 600 ईस्वी पूर्व के बाद से शुरू होता है। फिर हमने त्रियुग प्रणाली को पढ़ा था जो कि आपके तकनीक के आधार पर दी गई है, त्रियुग प्रणाली, और जिसको देने वाले व्यक्तियों में पीएफ सुहम या सूम का नाम और दूसरा नाम आता है हमारा सीजे थॉम्पसन का नाम आता है। ठीक है। इन 2 व्यक्तियों को हमें यहां से ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो है, इसको भी इतिहासकारों ने विभाजित किया है। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब इसको भी जो है हमने 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने बात की है प्रागैतिहासिक काल की खोज से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, और उनमें सबसे पहली बात की है हमने डॉक्टर प्राइम रोज की। 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान से जो है इसने प्रागैतिहासिक कालीन औजार प्राप्त किए, और इन औजारों में जो है हैंड एक्स इनको प्राप्त हुआ था। जॉन इवांस जबलपुर में नर्मदा नदी घाटी के आसपास जो कि एमपी में है, यहां से पाषाण उपकरणों के जो प्राप्त किए थे उन्होंने, उनके ऊपर 1853 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। मीडोज टेलर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृष्णा नदी के आसपास इनके द्वारा जो है कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे, उनके ऊपर इनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थे। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट, और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इनके जन्म के बारे में हमने बात की थी। 18 सितंबर 1834 ईस्वी ब्रिटेन जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भारत के भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे ये, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के में इन्होंने काम किया था, और भारत के जो है प्रागैतिहासिक काल की खोज में अहम भूमिका रही, और इनके द्वारा एक हैंडेक्स या हस्तकुठार या फिर एक हाथ की कुल्हाड़ी ढूंढी गई थी 1863 ईस्वी में, और इन सब कार्यों की वजह से इनको जो है भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, और इनकी मृत्यु जो है वो भी आपके कलकत्ता में होती है। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने बात की है टेरा और पीटरसन को लेके। टेरा और पीटरसन जो है इनके द्वारा 1935 ईस्वी में ब्रिटेन के एल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दल जो भारत में सर्वेक्षण के लिए आया था उसका इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। शिवालिक क्षेत्र की तलहटी में इनके द्वारा जो है कोतवार के पठार का सर्वेक्षण किया गया था। स्टुअर्ट पिगट जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई प्री हिस्टोरिक इंडिया, इस पुस्तक के लेखन के बाद में जो पुरातात्विक खोज है उनको एक नई दिशा मिली थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।